मेरे सभी मित्रों, संबंधियों एवं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम। आज हम लाए हैं कवि श्री मदन मोहन शर्मा जी की एक रचना जिसका नाम है ईशान बबुल चिड़िया, जिसके विषय पर हमने आपसे कल भी बात की थी, जिसके हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक तो ईशान और चुलबुल चिड़िया और दूसरा था आपका दादी दादी माँ का दवा खाना, जिसमें एक तो ईशान और बुलबुल चिड़िया के जो था उसमें चिड़िया के विषय में बताया गया था, और जो दूसरा था दादी माँ का दवा खाना, उसमें दादी माँ और जो पुरानी जड़ी बूटियों से संबंधित विशेषताएं बताई गई थी। इसी प्रकार उन्होंने अपने मन की बात बताई थी कि कैसे परिवार दूर दूर होते जा रहे हैं। तो इसके बाद आज हम लाए हैं दोबारा एक और खीर में नमक। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते अंकल। आशीष ने दोनों हाथ जोड़कर मोहन स्वरूप को प्रणाम किया, तो उत्तर में हंसते हुए उन्होंने आशीष को समझाया, अंकल नहीं, मुझे केवल मामा बोला करो। मैं हूँ तुम्हारा माँ माँ, मतलब दो दो माँ का प्यार इकट्ठा एक साथ। आशीष कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराकर रह गया। श्याम बाबू अपने बड़े भाई राम बाबू के छोटे बेटे की शादी में शामिल होने पत्नी राधा और बेटे आशीष के साथ ग्वालियर के पास एक गांव में आए हुए थे। राधा के छोटे भाई मोहन स्वरूप से आशीष की यह पहली मुलाकात थी। घर में श्याम बाबू और राधा के बीच बातों बातों में मोहन की चर्चा अक्सर हुआ करती थी। आशीष को आज पता चला ये मोहन स्वरूप वही हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर जो अब रिटायर हो चुके हैं। सुना था घर में केवल मातृभाषा बोलते हैं, और देख भी लिया। आशीष जब घर से ग्वालियर के लिए निकल रहा था, उसी समय जल्दबाजी में फिसलकर गिरने से उसके घुटने में चोट आ गई थी, जो अब दर्द करने लगी थी। उसने पिताजी से डॉक्टर के साथ जाकर दवा ले आने को कह दिया, जो किसी काम से बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। पिताजी का कहा मानकर वह राम बाबू के पास चला आया। उनके पैर छूकर अभिवादन करते हुए पूछने लगा, अंकल, मुझे घुटने के दर्द की दवा लानी है। साथ चल सकता हूँ क्या? नहीं, अंकल के साथ तो बिल्कुल नहीं चल सकते। हाँ, तुम्हारे ताऊजा भी जाने वाले हैं, चाहे तो वह तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जा सकते हैं। कहीं आसपास हो तो जल्दी खोज लो। कहते हुए राम बाबू की आंखों में अजीब सी शरारत नाचने लगी, लेकिन आशीष कुछ नहीं समझ पाया। उसका असमंजस देखा तो वह ठटा कर हंस पड़े। और बुद्धू, मैं हूँ तुम्हारा ताऊ, तुम्हारे पिताजी का बड़ा भाई। बोलो, चलना है ताऊ जी के साथ दवा खाने? राम बाबू ने पूछा। जी ताऊ जी, आशीष ने धीरे से कहा। उनके साथ चल पड़ा। लौटकर आते आते थकान भी हो गई, और जोरों से प्यास भी लग रही थी। वह रसोई घर की ओर बढ़ा और वहीं खड़ी महिला को पुकारा, आंटी, सुनिए आंटी। पहली आवाज पर कोई प्रतिक्रिया न होते हुए देख उसने दोबारा आवाज लगाई। इस बार उस पुकार का असर हुआ, और एक अधिक आयु की किंतु सुंदर सी महिला ने उसकी ओर दृष्टि घुमाई। लगता है उसने आशीष को पहचान लिया। क्या आंटी आंटी लगा रखा है रे? बुआ कहकर बुलाता तो मैं पहली आवाज में ही तुझे पहचान लेती। पगले, मैं तेरी बुआ हूँ, तेरे पिताजी की बहन, समझा? अब बोल, क्या चाहिए? बुआ जी ने हल्के से डांटते हुए पूछा। बहुत प्यास लगी है बुआ जी, आशीष बोला।
ठहर, अभी कुछ लाती हूँ, कहते हुए बुआ जी अंदर की ओर गईं और जब लौटी उनके साथ हाथ में खाली ग्लास, थोड़ी सी मिठाई और दूसरे हाथ में पानी से भरा लोटा था। सारा सामान एक ओर रखकर उन्हें आशीष को प्यार से पास बिठाया और दूसरे हाथ में वो और दूसरे हाथ में पानी से भरा लोटा था। सारा सामान एक ओर रखकर उन्होंने आशीष को प्यार से पास बिठाया और कहा, पानी बाद में पीना, पहले कुछ खा ले बेटा। मिठाई खिलाकर पानी पिलाने के बाद बुआ जी वापस रसोई में चली गई और आशीष पिताजी के पास लौट आया, लेकिन उसका मन अभी तक उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था, इधर क्यों सब लोग अंकल आंटी कहकर पुकारने पर टोका टाकी करते हैं। सभी पढ़े लिखे हैं, अंकल आंटी का अर्थ समझते ही होंगे। उसे लगा यहाँ केवल पिताजी ही हैं जो उसकी उलझन का हल सुझा सकते हैं। एक बात पूछूं पिताजी? कुछ सोचते हुए आशीष ने सवाल किया। हाँ हाँ पूछो बेटा, श्याम बाबू बोले। यहाँ लोग अंकल आंटी कहकर पुकारे जाने पर हमारा मजाक क्यों बनाते हैं? आशीष ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा। खुद की जेब पैसों से भरी हो, फिर भी अगर कोई भीख मांगकर अपना काम चलाए तो लोग उसका मजाक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? श्याम बाबू ने एक सवाल के उत्तर में दूसरा सवाल किया। इसका क्या मतलब हुआ पिताजी? आशीष बोला। श्याम बाबू ने महसूस किया कि उनकी बात शायद बेटे की समझ में नहीं आई। इसे इस तरह समझो बेटा कि हमारी भाषा की जेब तरह तरह की शब्दों से भरी पड़ी है। यहाँ हर स्थिति की सही जानकारी देने वाले अनगिनत शब्दों का खजाना मौजूद है। फिर भी अगर हम भीख में लिए शब्दों से काम चलाएंगे तब हमारा मजाक नहीं बनेगा तो और क्या होगा? पिताजी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आशीष अभी भी प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी ओर देखे जा रहा था। सुनो बेटा, यहाँ खड़े होकर तेज आवाज में तुम अंकल पुकार कर देखो। 50 लोग एक बार तुम्हारी ओर देखेंगे जरूर, लेकिन ना कोई तुम्हें पास बुलाएगा, ना खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। आशीष ने अपने पिताजी की बातें पूरे ध्यान से सुन रहा था। क्यों पिताजी? आशीष ने सवाल किया। इसलिए कि उनमें से किसी की समझ में नहीं आएगा कि तुमने कैसे आवाज दी, श्याम बाबू बोले। फिर मुझे क्या करना चाहिए? आशीष ने पूछा। तुम मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, कुछ भी कहकर पुकार कर देखो। सारी भीड़ में मोहन मामा, राम बाबू ताऊ जी या तुम्हारे चाचा जी, जिन्हें तुम पुकारोगे वही तुम्हारी ओर मुड़कर देखेंगे। तो या तो वह तुम्हें अपने पास बुला लेंगे या खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। पिताजी ने विस्तार से समझाया। आशीष तब समझ चुका था कि मोहन स्वरूप मामा जी की तरह ताऊ जी और बुआ जी भी उसे अपने और उसके बीचों के संबंध को का सही अर्थ समझा रही थी। मामा जी और मामी जी और मामा जी ताऊ मामा जी को मामा जी, ताऊ जी को ताऊ जी और बुआ जी को बुआ जी कहते हुए एक खास गहराई और अपनेपन की झलक साफ दिखाई देती है। उसके उलट अंकल आंटी बोलने से सतहीपन और अजनबियत के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। आशीष की सोच की धुंध अब छट चुकी थी। अगले दिन कुछ लोग सुबह की सैर के लिए निकले तो वह भी उनके साथ हो लिया।
पास ही खूबसूरत हरा भरा बगीचा था। तरह तरह के फूल खिले देखकर एक और इशारा करते हुए उसने सवाल किया, पिताजी, येलो फ्लावर को क्या कहते हैं? डाल दिया खीर में नमक। इसके पहले कि राम बाबू कुछ कह पाते, मोहन मामा बीच में बोल पड़े। अब क्या हुआ मामा जी? आशीष ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। यह जो हिंदी के साथ अंग्रेजी घोलते हो, तुम्हें लगता है वह अनजाने में तुम मीठी खीर में नमक मिला रहे हो? अपने मामा जी के इस सवाल का कोई उत्तर वह नहीं सोच पाया। कुछ आगे बढ़ते ही एक पेड़ की डाल पर इधर उधर दो पक्षी बैठे दिखाई दिए। मोहन मामा ने उनकी ओर संकेत करते हुए आशीष से पूछा, इन पक्षियों के बारे में जानते हो? नाम तो पता नहीं मामा जी, फिर भी रंग रूप देखकर लगता है जरूर किसी नर मादा का जोड़ा होगा। उत्तर में मामा जी कुछ बोले नहीं। आशीष का हाथ पकड़कर वहीं एक और चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद उस जोड़े में से एक पक्षी ने कुहू कुहू की मीठी आवाज निकाली और डाल पर से उड़ गया। तभी मोहन स्वरूप ने एक कंकड़ी उठाकर दूसरे पक्षी को मारी तो वह काव काव बोलता हुआ डाली से जुड़ा। मोहन मामा अब एक अलग अंदाज में आशीष की ओर देखते हुए कह रहे थे, देखो बेटा, कौवा और कोयल का रंग एक जैसा होता है। दोनों बैठते भी एक ही बाग में हैं। दूर से देखने में लगते भी एक जैसे हैं, लेकिन कोयल कूकू बोल रही थी और कौवा काव काव। आशिफ पूरा मन लगाकर सुन रहा था और मोहन मामा कहते जा रहे थे, जिस तरह इन पशु पक्षियों की अपनी अपनी अलग बोलियां हैं जिनसे उनकी पहचान होती है, उसी तरह हम इंसानों की भी अपनी अपनी बोलियां हैं जिनसे हमारी पहचान है। सिंपू, अलमारी में देख तेरे जूता आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं? तो क्या हम नीले से जूता होंगे, वह अलमारी में ट्यूब जला के देखो आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं? तो क्या हम अंग्रेजी माँ भैया वाली हम इंसानों का भी अपनी अपनी बोलियां हैं जिनसे हमारी पहचान है। तो क्या हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए मामा जी? आशीष ने पूछा। क्यों नहीं सीखनी चाहिए? जरूर सीखनी चाहिए। भाषाएं जितनी सीख सकें सीखें। इसी तरह दुनिया को समझने में आसानी होती है, लेकिन इस चक्कर में अपनी भाषा को भूलना ठीक नहीं। मगर जी नहीं, हाँ नहीं पहन वो फीता वाले जूता होंगे। अगर अपनी पहचान बचाए रखनी है तो हम सबको अपनी भाषा की कुमार पहचान विश्वास कैसे बचानी ही बोले? होगी। मामा जी ने अपनी बात समाज की तो ताऊजी, पिताजी और चाचा जी ने भी खुले मन से उनकी सीख का समर्थन किया। आशीष के मन में भी अब कोई दुविधा नहीं थी। फिर हम अब इसकी अगली कहानी पर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये इस कहानी के 5 क्रम हैं, जिसमें से 2 क्रम हमने कल कवर किए थे। आज हम दूसरा क्रम भी कवर हो सका तो करेंगे, वरना इसको अगला पार्ट बनाकर उसमें लाएंगे। तो अभी जितना हो सकता है हम उसको इतना कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोबाइल का भूत। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी
सभी मोबाइल में घुसे हुए हैं। तो हम मोबाइल के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना, मतलब आउटडोर्स गेमों को भूलकर सब इंडोर्स गेम खेलने लगते हैं। जैसे मोबाइल में पबजी है, आपके फ्री फायर है, ज़्यादातर बच्चे उसी में घुसे रहते हैं। तो इसके ऊपर जो श्री कवि मदन मोहन शर्मा जी हैं, उन्होंने एक कविता बनाई है जिसका नाम है मोबाइल का भूत। मोबाइल का भूत। इस कहानी के नाम से ही हमको पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती होंगी। जैसे कि मोबाइल के कुछ गुण बताए गए होंगे, कुछ अवगुण बताए गए होंगे, और कुछ इसकी विशेषताएं अविशेषताएं वो सब बताई गई होंगी। आइए शुरू करते हैं। नानी मुझे कहानी सुनाओ, नानी मुझे कहानी सुनाओ। नन्ना तो रोजाना की तरह आज भी नानी से कहानी सुनने की मांग किए जा रहा था। अब जैसे इसमें ये पहली लाइन आई है, नानी मुझे कहानी सुनाओ, नानी मुझे कहानी सुनाओ। आजकल के बच्चे दिन और रात 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो वो अपने पुराने जो भी उनके दादा दादी हैं या उनके नाना नानी हैं, उनके दूर होते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में जब बेबी बच्चे सोते थे तो उनके दादा दादी उनके नाना नानी उनको कहानी सुनाकर सोते थे। तो यह चीज़ इसमें बहुत काम की है। और आइए और आगे पढ़ते हैं। जितनी कहानियां याद थी पिछले 10-12 दिन में नानी ध्रुव को सुना चुकी थी। सुनाने के लिए और नई कहानी अब नानी के पास नहीं थी। लेकिन अपने जिद पर अड़ा हुआ ध्रुव बराबर एक ही बात दोहरा रहा था। नानी, नींद नहीं आ रही, मुझे कोई कहानी सुनाओ। ठीक है बेटा, आज मैं नहीं आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, सुनोगे? कुछ सोचते हुए नानी ने पूछा, और ध्रुव को चुपचाप हाँ मैं से हिलाते देखकर कहानी कहना शुरू कर दिया। नानी बोली, सुनो ध्रुव, पड़ोस के गुस्सा जी का छोटा बेटा वैभव घर में ही नहीं गांव में भी सबका लाडला था। खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में तो सबसे आगे था ही, परीक्षाओं में सफल होने वालों में भी हर बार उसका नाम सबसे ऊपर ऊपर होता था। भैरव और उसके माता पिता को मिलकर परिवार में कुल 3 ही सदस्य थे। वैभव को विद्यालय छोड़ते हुए उसके माता पिता को रोजाना तो अपनी अपनी नौकरी पर जाना होता था, लेकिन छुट्टी वाले दिन परिवार के सभी सदस्य साथ रहकर खूब मौज मस्ती करते थे। सब जगह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी कोरोना नाम की एक जानलेवा बीमारी हर तरफ अपने पर पसारने लगी। अब जैसे इसमें कोरोना वायरस के ऊपर जो बीमारी का नाम आया हुआ है, जैसे कि हम सब ने देखा था कि कोरोना काल के समय सारे परिवार पूरे दवा में भी ना ऊपर तक डाल देने हैं, वही के ऊपर चायपत्ती डाले ढक्कन सब चायपत्ती में है। सारे परिवार एक साथ रहकर और साथ में समय बिताते और सब काम साथ में करते थे। तो भले ही आदमी घर पर बैठा रहता था, पर उससे सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहकर काम किया करते थे। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना काल इतना बुरा भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब उसके गुण और अवगुण दोनों ही थे। यह ऐसी खतरनाक बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे को अपनी चपेट में लेते हुए गांव गांव शहर शहर फैलकर महामारी का रूप लेने लगी। डर के डर के मारे लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। दुकानों दफ्तरों में ताला लग गई।
बच्चों के स्वास्थ्य को सबसे अधिक खतरा होने के कारण विद्यालय को भी लंबे समय के लिए बंद करना पड़ा। पढ़ाई का भारी नुकसान होता देखकर मोबाइल और इंटरनेट का सहारा लिया गया। विद्यार्थियों के लिए उनके घरों पर ही ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गईं तो जरूरी तौर पर लगभग हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल आ गया। यह व्यवस्था लंबे समय तक चली। वैभव को भी पढ़ाई के लिए नया मोबाइल मिल चुका था। धीरे धीरे महामारी का असर थोड़ा सा इधर कर दो। न धीरे धीरे महामारी का असर कम हुआ और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। अब तक जगह जगह कोरोना से बचाव से टीके सबको लगाए जा चुके हैं। हाट बाजार की रौनक लौट रही थी। दफ्तर कारखाने खुले रहे थे और लोग अपनी डर के मारे दफ्तर कारखाने खुल रहे थे और लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे थे। वैभव वैभव पहले की तरह विद्यालय जाने लगा और उसके माता पिता अपनी नौकरी पर। बच्चों की पढ़ाई अब मोबाइल पर ऑनलाइन न होकर विद्यालय की कक्षाओं में होने लगी थी, लेकिन बच्चे अब तक मोबाइल के आदी हो चुके थे। कक्षा में मिलते तो उनके बीच पढ़ाई की जगह मोबाइल के और कई तरह के इस्तेमाल पर चर्चा होती। मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल अक्सर इस चर्चा का खास आकर्षण होते थे। ऑडियो वीडियो पर भी जानकारी साझा होने लगी। इसके जरिए संगीत सुनने और चलचित्र देखने का तरीका भी सबको समझ आने लगा। इस तरह बच्चों में मोबाइल से चिपके रहने की ललक बढ़ने लगी। वैभव भी इस ललक से अछूता नहीं रहा। मोबाइल से वैभव का लगाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। देर रात तक मोबाइल चलाना और इस कारण सुबह बहुत देर से उठना उसकी आदत बन चुका था। विद्यालय समय से पहुंचने की जल्दबाजी में अक्सर बिना दांतें साफ किए, बिना नहाए और बिना ढंग से चबाए थोड़ा बहुत नाश्ता खाकर दौड़ना पड़ता था। नाश्ते की कमी उसे चॉकलेट खाकर पूरी करनी पड़ती थी। धीरे धीरे दांतों में खराबी आई और दांत झड़ने भी शुरू हो गए, मगर वैभव सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। छुट्टी वाले दिन तो कमाल होता था। सारी रात मोबाइल खोलना और दिन भर सोना। पहले की तरह परिवार के साथ छुट्टी मनाना और मौज मस्ती करना वैभव भूल चुका था। एक रविवार की सुबह माता पिताजी उसे दरवाजा बंद करने को कहकर सैर पर निकल गए, लेकिन उठते उठते नींद के असर में वे फिर से बिस्तर पर ढेर हो गया। वापस लौटे पर माँ ने देखा दरवाजा अब तक खुला पड़ा है। खुले दरवाजे से कुत्ता घर के अंदर चला गया था और आराम से वैभव के चॉकलेट सने मुंह को चाटने लगा हुआ था। फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। एक अकेले मोबाइल की दुनिया में आकर वैभव बाकी सारी दुनिया से पूरी तरह बेखबर हो चुका था। परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, लेकिन वैभव परीक्षाओं पर कम और मोबाइल पर अधिक ध्यान देता था। जैसे तैसे परीक्षा में शामिल हुआ। इस बार कुछ भी याद नहीं था। थोड़ा बहुत जो पढ़ा उत्तर में बस वही लिखकर संतोष करना पड़ा। एक दिन उसे लगा कि लिखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। पूरे मनोबल से कोशिश की पर आगे कुछ लिख नहीं पाया। कलम पकड़ना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उंगलियां जवाब दे गईं और कमल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। परीक्षा छोड़कर रोते रोते घर आया। मोबाइल उठाने की कोशिश की पर उठा नहीं पाया। पिताजी घर आए तो वैभव बैठे बैठे रोता हुआ पाया। तब तक माँ भी घर आ चुकी थी। रोते रोते ही उसने दोनों को अपना हाल बताया।
बता दिया। उसकी उंगलियां अकड़ने लगी थी। उंगलियों से कुछ भी पकड़ना या उठाना असंभव हो रहा था। माता पिता तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। सारे जांच पूरी करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये परेशानी मोबाइल पर लगातार काम करने से पैदा हुई है। उंगलियां ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर के यहाँ से लौटकर आते आते वैभव और उसके माता पिता की चिंता बहुत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। नौकरी और घर के कामकाज के साथ साथ डॉक्टर की भागदौड़ से थककर माता पिताजी तो किसी तरह सो गए, लेकिन वैभव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हजार तरह के वहम उसके मन में आते और चले जाते। उसकी पलकें भारी हो रही थी, मगर वह सो नहीं पा रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। माँ के कानों में अचानक वैभव की जोरदार चीख गूंज उठी। माँ दौड़ी दौड़ी आई। देखा वैभव आधी अधूरी नींद में बिस्तर पर पसीने हुए जा रहा था। उठाकर गोद में बिठाया, सोने से चिपकाया और पूछा क्या हुआ। तो वैभव ने माँ को बताया कि उसने सोने से चिपका सीने से चिपकाया और पूछा क्या हुआ। तो वैभव ने माँ को बताया कि उसने समय देखने के लिए मोबाइल की ओर हाथ बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही मोबाइल उठाने का इरादा किया, उसका हाथ अचानक से सूजकर मोटा और भारी हो गया। हाथ हिलाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने हाथ को घसीटते हुए मोबाइल तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन एकाएक चारों ओर गहरा काला धुआं सा गिरने लगा। उसकी सांस फूटने लगी। घबराते घबराते उसने देखा, उसी धुएं के बीच अजीब सी हलचल हुई और उलझे बालों वाली एक डरावनी सूरत की छाया मोबाइल के अंदर से निकलती दिखाई देने लगी, जिसकी बदबूदार जीभ बुरी तरह बाहर की ओर निकली हुई थी। पूरी तरह लहूलुहान हाथों पर सिर्फ कहीं कहीं चमड़ी के निशान थे। हथेलियां टुड़ी मुड़ी सी थी और उन पर लटकी हुई बेडौल उंगलियों से निकलते हुए लंबे लंबे गंदे नाखून बुरी तरह हिल रहे थे। भूत जैसी वह परछाई धीरे धीरे वैभव की ओर बढ़ी। एक ही झपट्टे में वैभव के निर्जीव बड़े हाथों को उस परछाई ने दबोच लिया और उसके हाथ की उंगलियों को चबा चबा कर खा गई। पल भर में परछाई का आकार और बढ़ने लगा। छुरी जैसे नाखूनों वाली उसके खून भरे पंजे को उसके अपनी आंखों को किस चीज में बढ़ते दिखा तो वैभव की चीख निकल गई। पूरा किस्सा सुनकर माँ ने वैभव को प्यार से समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। सोते में वह शायद कोई बुरा सपना देख रहा था, लेकिन मोबाइल का भूत अगर उसके सिर से नहीं उतरा तो किसी दिन उसका यह सपना सच भी हो सकता है। नानी, मोबाइल क्या लिया? बेचारा वैभव पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मोबाइल इतनी बुरी चीज है क्या? नानी को कहानी के बीच में टोकते हुए ध्रुव ने पूछा। मोबाइल ही क्या, कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छा बुरा तो उसके इस्तेमाल का तरीका होता है, नानी ने समझाया। वे कैसे नानी? ध्रुव ने फिर पूछा। फर्क जरूरत और लत का है बेटा, नानी बोली। लत किसे कहते हैं? ध्रुव ने जानकारी चाही। लत यानी बुरी आदत, नानी ने उत्तर दिया। समझ गया नानी, अब आगे की बात समझाओ, ध्रुव ने अलसाई आवाज में कहा। आगे के लिए सिर्फ इतना जान लो बेटा कि किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर जरूरत पूरी करने में हो तो अच्छा और लत पूरी करने में हो तो उसका नतीजा बुरा होता है, नानी से कहा। जवाब सुनते ध्रुव को नींद आई। देख नानी ने दूसरी और करवट बदली और खुद भी सो गई। सवेरे जागते ही ध्रुव सीधा उठकर नानी के पास आया। वैभव के बारे में अभी वह और बहुत कुछ जानना चाहता था। वैभव की पढ़ाई का क्या हुआ? उसकी उंगलियों अकड़न ठीक हुई क्या? और सबसे बड़ी बात, इतनी मुश्किल हालात से गुजरकर भी वह सुधरा या नहीं? नानी ने ध्रुव के सारे सवाल सुनकर
उसे बताया कि वैभव सुधर चुका है। उसकी अंगुलियां कुछ ही दिन में ठीक हो गई थी। अब वह पहले से भी अधिक मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। माँ ने उसे वादा किया है कि हमेशा की तरह इस बार भी वह अपनी कक्षा में प्रथम आकर दिखाएगा। नानी ध्रुव को बता रही थी कि दिन रात मोबाइल से चिपके रहने की आदत ने एक हंसते खेलते बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया होता। यह तो अच्छा हुआ समय से रहते हुए छिप गया और अपने कल के लिए उसने यही रास्ता चुन लिया। इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है और ये वीडियो भी। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।